गुड इवनिंग तो मैम। बेटा जी जो लास्ट क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए हैं। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कर लिए। हाँ यस मैम। यस मैम। तो आज हम लोग करेंगे एनएलएम। ठीक है, एनएलएम पढ़ के आए हो, कुछ रिवाइज करके आए हो कि मैम के भरोसे आए हो? कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा है। कंस्ट्रेंट पढ़ के आए हो। यस मैम। बेसिक्स एनएलएम पहले बेसिक आएगा तो कंस्ट्रेंट मोशन भी आ जाएगा। केमिस्ट्री की कल लगेगी क्लास। ठीक है, आज फिजिक्स की है, केमिस्ट्री कल हो जाएगी। 2 हफ्ते के लिए इंटरचेंज हो गया है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। कोई नहीं, तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है, पढ़ो। हम्म, बोलो साक्षी। हाँ बोलो बेटा साक्षी, सुन रही हूँ मैं तुम्हें। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 करो सारे, ये 3 क्वेश्चन करो। एक्सलेशन निकालो। कैसे कर पाओगे? एन ऑब्जेक्ट विद ए मास ऑफ 5 kg मेक्स मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो विच इज एक्टिंग फॉर 6 seconds ऑन द ऑब्जेक्ट गिविंग इट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में वो स्पीड आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड की, तो एक्सीलरेशन कितनी है? तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4, लेकिन डायरेक्शन भी पलट गई तो -4 लिखोगे। माइनस इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी आपकी, कहाँ गया कांस्टेंट वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में हुआ है ये सब? 6 सेकेंड के अंदर। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? 12 माइनस डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? -2 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4 करिए इम्पल्स का।
इम्पैक्ट क्या है इम्पल्स का फॉर्मूला? हाँ मैम वो F into delta T. हम्म मैम फोर्स इनटू डेल्टा टी। हम्म तो 150 ग्राम की बॉल है in a horizontal fly with the speed of this is struck by a bat. After leaving the bat, the ball travels in the opposite direction with the same speed. ठीक है, तो टाइम ऑफ कोलिजन दिया हुआ है 1.2 सेकंड का, तो एवरेज फोर्स कितना एक्ट किया होगा? तो F किसके बराबर होगा? dp बाई dt। F इक्वल्स टू dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली कितना हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड चली गई, तो कितना हो जाएगा मोमेंटम? F इक्वल्स टू 2mv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपॉन टी। 2 मास कितना है बॉल का? 150 ग्राम, तो उसको केजी में कर लोगे तो आई थिंक कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय टाइम। कितने समय के लिए कोलिजन हुआ है? इम्पैक्ट टाइम विच इज योर 1.2 मिली सेकेंड। तो मिली के लिए 10⁻³ कर दो, यही तो होगा भाई। 2mv समझ में आया ना कैसे हुआ? 2mv मोमेंटम क्या लिखोगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल, करेक्ट। पहले बॉल की डायरेक्ट मास m था तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो माइनस v माइनस m। वेलोसिटी तो अभी भी सेम है, तो कितना हो जाएगा? -2mv, करेक्ट। तो हम मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 2mv। तो ऑप्शन निकाल लोगे अपने आप सॉल्व करके, 10,000 के आसपास आएगा, ठीक है। 10,000 न्यूटन। हेलो, अब आई? ठीक है। Yes, ma'am. इम्पल्स मोमेंटम Yes, ma'am. बताओ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन करो। एफ टी ग्राफ क्या देगा? एफ टी कर्व का एरिया क्या देगा? जी इम्पल्स F इक्वल्स टू dp बाई dt है, तो ये एफ डी टी हो जाएगा। तो एफ डी टी का एरिया मुझे क्या दे रहा है? इम्पल्स पल्स। हाँ, और चेंज इन मोमेंटम भी यही है ना, एफ डी टी इक्वल्स टू एरिया। ये मेरे को किसके बराबर मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम कह दो, डीपी, है ना। और यही मेरा क्या है? इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो इम्पल्स है, हाँ या ना, Yes, ma'am. कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो यही तो है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, राइट। करिए, निकालो आंसर। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अरे एरिया तो निकालना है, नहीं हो रहा क्या? देखो एक तो ये हो गया ट्रायंगल फर्स्ट, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा कहाँ के लिए पूछा है पहले देख लेते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 kg has initial speed of 5 meter per second. Force act on it for some time in the direction of motion. The force time graph is this. Final speed. तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये कर लोगे। पहला देखो कितना बनेगा, 1/2 मैं एरिया निकाल रही हूँ, तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हम डेल्टा पी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्या बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरे पास 2, हाइट कितनी है मेरे पास 4, ठीक है, प्लस सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 और 4 कितना हुआ 2, और ये कितना बनेगा 4, ठीक है, प्लस थर्ड ट्रेपीजियम का हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितनी है सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4, और ये 2.5 है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी मेरी 4 प्लस ये 2.5, करेक्ट, 4 प्लस 4 पॉइंट नहीं 2.5। हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट है, ये कितना है 0.5 प्लस दूसरा क्या है देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, करेक्ट, ये आया होगा 4 प्लस 8 प्लस ये कितना बनेगा भाई से थर्ड वाला, सेकेंड लास्ट वाला बन जाएगा प्लस में 2.5 इंटू 2 5, है ना। बीच वाला कितना बनेगा 4, और ये कितना हुआ 1.625 1.625, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी ये तुम्हारे पास ये वैल्यू 18.625 18.625, करेक्ट, ये आ गया। अब पूछा क्या है फाइनल स्पीड, तो ये किसके बराबर है अभी बताया तुमने, किसके बराबर आता है डेल्टा पी के। तो क्या लिखोगे तुम, डेल्टा पी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, पी आप लिखोगे मैम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल यानी एम वी माइनस पी इनिशियल यानी एम यू इक्वल्स टू 18.625। एम कॉमन ले लो, v माइनस यू इक्वल्स टू 18.625। मास कितना दिया हुआ है 2 kg, तो 2 से ये डिवाइड करोगे तो v माइनस यू किसके बराबर आ जाएगा 9.31 समथिंग, ठीक है। अब आपको इनिशियल स्पीड u दे रखी है, फाइनल कितनी हो जाएगी, u को प्लस कर दो इसमें, 9 10 11 12 13 14 समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यस मैम। तब आया सबका कि नहीं? यस मैम। इसमें यस मैम। बहुत अच्छे, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम कर लोगे। थर्ड करो। तो क्या पूछा है, द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टाइम इंटरवल 0, ये रहा 0 to 8। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ टी कर निकालेंगे, डीपी निकालोगे, एफ क्रॉस टी, ऊपर वाला पॉजिटिव आता है, नीचे वाला कर्व नेगेटिव लेते हो, है ना। तो पहला जो फर्स्ट कर्व है उसका एरिया लिखोगे पाई, आधा सर्कल बना हुआ है, आधे का भी आधा ही है, देखो आधे का भी आधा बना हुआ है ना। तो पाई रेडियस कितना है देखो इसका, अगर ये सर्कल पूरा ऐसे बनता तो उसका रेडियस कितना होता 2 होता, 2 करेक्ट, तो रेडियस 2 है, हाँ या ना भाई, रेडियस तो 2 ही है ना। तो पाई 2 स्क्वायर, बट ये कितना हिस्सा है उसका 1/4, तो 1/4 कर दोगे, नेगेटिव एक्सिस पे है तो नेगेटिव का साइन, प्लस जो सेकंड ऊपर वाला है देखो पूरा जो सेमी सर्कल है इसका क्या लिखोगे पाई, आर कितना है इसका खुद बताओ, ये 2 है और ये 6 है, तो 2 से 6 कितना हुआ 4, तो मतलब 4 पूरा डायामीटर है तो रेडियस 2 हो जाएगा।
तो पाई 2 का स्क्वायर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो किससे डिवाइड करूं? 2 से, है ना। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 ही तो होगा। फिर थर्ड वाला देखो, ये भी नीचे है तो नेगेटिव में, एक्सिस में है तो नेगेटिव साइन। पाई, इसका रेडियस देखो 6 में से 8 गए 2, इसका भी 2 है, लेकिन ये भी क्वाड्रेंट है तो इसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, माइनस साइन। ऐड करो, माइनस पाई प्लस पाई, 2 2 जा 4 बाय 2, 2 पाई माइनस पाई, करेक्ट। तो कितना आया? 2 पाई माइनस 0 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को ma'am. देख के घबराना मत, एरिया मतलब एरिया ही है। चलो अब एफबीडी वाले क्वेश्चंस कर लो, आसान आसान बहुत कर लिए तुमने। अगेन वेरिएबल मास प्रॉब्लम, रॉकेट प्रॉब्लम होती है। रॉकेट वाली, रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट में क्या होता है बताएगा कोई? स्कूल में पढ़ा होगा, थ्योरी में। स्कूल के टीचर्स तो बिल्कुल रटा देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। वेरिएबल मास प्रॉब्लम, रॉकेट वाला केस क्या होता है? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, उसका जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता जाता है, और जो फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा तो उसका मास क्या होता जाएगा समय के साथ? कम होता जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रॉकेट है जिसका मास 60 केजी का है। इट fired in a gravity free space and ejecting gases with a velocity of 300 meter per second with respect to rocket at a rate of 2 kg per second। ठीक है, देखो केजी पर सेकेंड लिखा हुआ है, यानी उसका मास का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ना 2। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन? व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन, वो पूछ रहा है। वो कैसे निकालोगे? टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बाकी के?
बाकी के स्टूडेंट कैसे करोगे? देखो ये जो वेलोसिटी है ये तुम्हें इजेक्टिंग गैसेस की वेलोसिटी दी हुई है, यही थ्रस्ट लगाएगी, यही गैस थ्रस्ट का फोर्स लगाएगी, है ना? तो ये थ्रस्ट का फोर्स निकालो पहले कि थ्रस्ट कितनी लग रही है। हम्म तो वेलोसिटी दी हुई है और जिस रेट से मास तुम्हारा स्पेंड हो रहा है वो दिया हुआ है 2 kg/सेकेंड। तो यानी एफ अगर लिखोगे तो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही लिखते हो। या फिर dm/dt कितना दिया हुआ है मुझे, थ्रस्ट का फोर्स कैसे लिखोगे? U initial speed into um dm by dt. एक सेकंड रुको। ठीक है, तो हम सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स निकालना चाहते हैं कि थ्रस्ट कितना निकालो लगेगा। तो थ्रस्ट के लिए क्या करोगे हम, क्या फॉर्मूला होता है? v इंटू डी एम बाई डी टी। dm/dt क्या है कि जो मेरा मास जो स्पेंड हो रहा है वो किस रेट से स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 kg/सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है, ये इजेक्टिंग गैसेस की वेलोसिटीज होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 300। ये फॉर्मूला है थ्रस्ट का, याद रखना, dm/dt। कितना दिया हुआ है? 2। तो मेरे पास थ्रस्ट कितना आ गया? 600 न्यूटन। तो ये मेरा फोर्स है। तो यही फोर्स किसके बराबर होगा? ma के बराबर। ma के बराबर ये 600 न्यूटन रख दो। मास कितना दिया हुआ है? 60। तो एक्सेलरेशन शुड बी 600/60। तो दिस विल कम्स आउट कितना? 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखो क्या होगा, मेरे पास ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट में से क्या निकल रही है? यहाँ पे गैसेस निकल रही हैं। यही गैसेस क्या लगाती हैं ऊपर की तरफ? यही गैसेस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगाएंगी? थ्रस्ट का फोर्स लगता है। बात समझ में आई? ये जो थ्रस्ट का फोर्स है ये लग ही इस वजह से रहा है क्योंकि कौन सी गैसेस निकल, ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं इन्हीं की वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है। बात समझ में आई? और मैं बात करूं, तुम्हें दिया हुआ है कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो यहाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो सिंपल सी बात है, मेरा एफ थ्रस्ट डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो मेरे पास कोई और दूसरा फोर्स ही नहीं है, अकेला थ्रस्ट का फोर्स है, तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? एम ए के बराबर। अगर मान लो ग्रेविटी होती, सपोज अगर ग्रेविटी को कंसिडर करते तो नीचे और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? एक mg का फोर्स और आ जाता। तो अब तुम क्या करते, अगर ग्रेविटी शुड बी कंसिडर्ड तो आप लिखते एफ थ्रस्ट माइनस mg, क्योंकि देखो mg लग रहा है और अगर रॉकेट ऊपर ही उड़ रहा है तो इसका मतलब थ्रस्ट का फोर्स mg से ज्यादा है। तो हम लिखते एफ थ्रस्ट माइनस mg और इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकलती। बात समझ में आई? अगर ग्रेविटी कंसिडर करते तो इक्वेशन ये वाली लगती। और अगर ऐसे ही मान लो, समझ में आ गया? अब यहाँ पे ग्रेविटी 0 है तो सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा? थ्रस्ट ma के बराबर। बोलो ये किसको समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना? Yes ma'am. अब ये वाला करो थर्ड। देखो यहाँ पे भी ग्रेविटी फ्री स्पेस दी हुई है। The force on a rocket which is moving in a gravity free space is 210 Newton. If the gases ejects from the rocket with a speed 300 meter per second with respect to the rocket, then the rate of combustion of the fuel. इसका मतलब अब ये क्या पूछ रहा है तुमसे? dm/dt पूछ रहा है। रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब dm/dt पूछ रहा है तुमसे। कैसे करोगे? 7 आएगा. 1. 0.7 आ रहा है क्या? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, Yes ma'am. तो थ्रस्ट कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि एफ थ्रस्ट हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी इंटू dm/dt। और यही किसके
बराबर हो जाएगा वेलोसिटी मुझे कितनी दे रखी है यहाँ पे, ऑलरेडी 300 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। डीएम बाई डी मेरे को निकालना है। कितना दिया हुआ है थ्रस्ट का फोर्स, 210। तो डीएम बाई डी किसके बराबर हो गया, 210/300। बोलो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फोर्थ करो, फोर्थ तो कर ही लोगे, चलो करो बट। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, बस इतना ही पूछेगा। ये रॉकेट है जिसका मास दिया हुआ है 800 किलो, ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। द गैसेस आर एग्जॉस्टेड डाउनवर्ड्स विद द वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो मतलब फिर से डीएम बाई डी पूछ लिया है। सो जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी यहाँ पर एफ नेट होगा, मुझे पहले ये बताओ क्या यहाँ पर नेट फोर्स होगा, क्या रॉकेट एक्सीलरेट कर रहा होगा इस केस में। यस मैम। मेरे बेटा हमारा ये रॉकेट है, अब देखो ऊपर क्या है, मैम ऑप्शन 3। सुन लो, इस गैसेस की वजह से ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर ग्रेविटी भी है, डाउनवर्ड्स में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। अब देखो अगर रॉकेट को एक्सीलरेट कराना है, अगर रॉकेट को एक्सीलरेट कराना है तो थ्रस्ट फोर्स को किससे ज्यादा होना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तभी तो एफ नेट आएगा ना, तभी एक्सीलरेशन मिलेगी। एक्सीलरेशन कब मिलती है, एफ नेट शुड बी इक्वल्स टू एम ए, तो इसका मतलब कुछ नेट फोर्स होना चाहिए, और वो कब मिलेगी, अगर थ्रस्ट फोर्स बराबर है। मेरी बात समझ में आई, थ्रस्ट फोर्स अगर ज्यादा होगी तभी एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि बस मुझे इतना बता दो कि इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसे सिर्फ मैनेज करना है, कि बस मेरा इस फोर्स को अगेंस्ट करके, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके मेरा जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ना शुरू कर दे। दैट मीन्स तुम्हारा जो यहाँ पर एफ थ्रस्ट है वो किसके बराबर लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जो कि mg के बराबर है या ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ बैलेंस कर दिया, यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है रॉकेट के पास, रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एफ थ्रस्ट क्या लिखोगे तुम, तो क्या लिखोगे थ्रस्ट का, वेलोसिटी डीएम बाई डी इक्वल्स टू मास 800, ग्रेविटी की वैल्यू 10। वेलोसिटी कितनी दे रखी है एग्जॉस्टेड गैसेस की, 40। तो डीएम बाई डी क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो गया ना तुम्हारे पास, 8000 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ गया, 200, 200 kg पर सेकेंड। तो इस केस में तुम्हारा रॉकेट एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेट कब करता, अगर एफ थ्रस्ट ज्यादा होता, माइनस करते mg, फिर आता मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ गई, तो यस ये मैम। इक्वेशन बहुत अच्छे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, बेसिक और अच्छा क्वेश्चन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करो, बैलेंस करो फोर्सेस। बेटा जी फोर्सेस बैलेंस करिए। दिव्यांश आया है आज? यस मैम। दिव्यांश आज क्यों नहीं बोल रहे,
Ma'am, option 1. फर्स्ट ऑप्शन mg sin थीटा प्लस f sin थीटा। फर्स्ट का तो बेटा फर्स्ट बता रहे हो तुम, फर्स्ट का फर्स्ट Yes, ma'am. गड़बड़, देखो गड़बड़ गड़बड़ करा है कहीं पे। मेरे पास क्या होगा, ये अगर हमारे पास डायग्राम है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना mg। mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा। एक सेकेंड, Option 4. रुक तो जाओ, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये क्या बनता है, mg sin थीटा, और ये ऊपर लगता है मेरा नॉर्मल। अब देखो सिर्फ mg वाला फोर्स इकलौता फोर्स नहीं है, एक और फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया, F फोर्स। एक F और दे दिया तुम्हें, कैसे लग रहा है वो F, इस तरीके से लग रहा है ना F फोर्स, है ना। अगर ये F फोर्स यहां लग रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो यहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा F का, बोलो F का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, F cos थीटा। अब एक F का एक और कंपोनेंट बनेगा जो इसके अलोंग ही आ जाएगा mg sin थीटा के पास, कौन सा, F sin थीटा, ठीक है। दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो अब देखो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, एक तो mg cos थीटा कंपोनेंट प्लस एक F sin थीटा कंपोनेंट। mg sin थीटा लिख दिया तुमने तो वाह, ये तो सबसे बेकार ही आंसर दिया था। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पता है ना, यहाँ cos थीटा आता है mg का कंपोनेंट, यहाँ mg का sin थीटा आएगा। सिमिलरली फोर्स का भी इसी तरीके से बनेगा। यस मैम। कैसे, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा ना। अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, तो यहाँ f cos थीटा हो जाएगा इस तरीके से। अब तुम करो माय फेवरेट क्वेश्चन, टेंशन आ गई। अब टेंशन फोर्स निकालो, T1 रेशो T3। T1 और T3, देखो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ लग रही होगी, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ लगेगी, इस पॉइंट। T1 इस सबसे ज्यादा, क्योंकि T1 वाले ने 2 किलो का मास भी लिया हुआ है, 3 किलो का भी और 4 केजी का भी। जो T1 वाला लेंथ है, T1 वाली जो रस्सी है, उसने बेटा सारे मासेस को पकड़ा हुआ है ना, 2 वाला भी, 3 वाला भी और 4 वाला भी। और जो T3 है उसने सिर्फ कौन से मास को पकड़ा हुआ है, 4 केजी वाला है। भाई T3 तो सबसे कम हो जाएगा, सिर्फ उसने एक ही मास को पकड़ा हुआ है 4 केजी को। तो T1 T2 T3 FBD बना लो। तो T3 के लिए क्या करोगे, आप कहोगे मैम इसके पास तो एक ही मास है 4 केजी का और ऊपर T3 लग रही है। T3 ने किसका मास झेला हुआ है, 40 न्यूटन का। यस मैम। बात सही है। अब यहाँ पर अब कहोगे मैम T2 का निकालेंगे, चलो। अब T2 ने किस किस के मास को पकड़ा हुआ है, T2 के पास एक तो अपना खुद का मास है 3 केजी का। तो यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा एक तो 3g। अब देखो 3g है, ठीक है मैम। अब देखो अगर ये 4 केजी पे टेंशन बेटा ऊपर की तरफ T3 है, ये ऐसे होगी ना रस्सी, यहाँ देखो मैं यहाँ पे 4 केजी का मास बना दिया।
तो यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर कौन सी टेंशन लग रही है, T3। क्या यहाँ पर ऐसे टेंशन भी तो लगेगी T3 अवे फ्रॉम द मास, लगेगी कि नहीं लगेगी, T3 लगेगी ना T2 वाले में। और Yes, T3 ma'am. को ऑलरेडी निकाल चुके हो, T3 किसके बराबर है, 40 न्यूटन के बराबर। तो अब इसका मतलब मेरे पास ये ऐसा हुआ 3, ऊपर T2 लग रहा है, नीचे 3g का मास, और T3 किसके बराबर आया, 40 न्यूटन। देखो 4g भी बोल सकते हो, अगर मैं ऐसे बोलूं 40 न्यूटन को 4g बोल लो, है ना, वो g की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो यानी T2 ने कितना वेट कैरी किया हुआ है, 3g प्लस 4g 7g, यानी 70 न्यूटन। सही है T2 का। Yes, ma'am. Yes. अब बताओ T1 का। अब T1 का क्या करोगे तुम, 90 Newton. देखो अब ये T1 है, सॉरी ये T1 ने 2 kg का मास तो ये पकड़ा ही हुआ है, ये T1 है। एक तो ये 2g लग रहा होगा नीचे, सिमिलरली 3g लग रहा होगा, और 4g भी लग रहा होगा। कितना हो जाएगा बता दो, 90. 90. 9g हो गया। तो T1 हो गया 9g, और T3 कितना आया था, 4g। कर दो रेशो T1 और T3 का, 9 रेशो 4। बोलो समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये वाला करिए सेकंड क्वेश्चन। अगली क्लास में हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन, फिर मैं ग्रेविटेशन शुरू करा दूंगी, ठीक है। बैलेंस करनी है, सिर्फ बैलेंस 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 खेलो, बैलेंसिंग खेलनी है बस एनएलएम में। तो कैसे, देखो एक 6 kg का मास सस्पेंड किया हुआ है बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। A force of 60 Newton is applied horizontal at the midpoint of the rope. ये midpoint है, what is the angle between rope and the vertical in equilibrium। तो इसने पहले ही बोल दिया है इक्विलिब्रियम में है। देखो एक तो टेंशन T1 ऐसे लग रही होगी, एक ये टेंशन ऐसे लग रही होगी, एक ऐसे टेंशन लगेगी ना T2 है। मैं ऐसे बोल लूं कि ये वाला कंपोनेंट T2 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, cos थीटा वाला, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा T2 का, sin थीटा वाला। तो T2 sin थीटा किसको बैलेंस करेगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो, 60 न्यूटन को, हाँ या ना। सिमिलरली T2 cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg. ऐसे T1 को। और T1 किसके बराबर है भाई, 6 kg। तो 6 kg यानी कितना वेट होगा ये भी 6 इंटू जी करोगे तो ये भी 60 न्यूटन हो जाएगा। देखो T2 cos थीटा इक्वल्स टू T1 एंड T1 इक्वल्स टू 60 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। तो Yes, अब ma'am. तो एंगल थीटा निकालना है, तो देखो साइन मैं T2 साइन थीटा अपॉन T2 cos थीटा इक्वल्स टू 60/60 कर दूं तो T2 से T2 मर गया, ये tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। तो tan थीटा 1 कब होता है, 45. जब एंगल 45 45 degree. डिग्री का 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। इक्विलिब्रियम में करने हैं बस सारे फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम में क्या करना होता है, एक्स डायरेक्शन की फोर्स को बराबर कर दो, और ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन की फोर्सेस हैं उन्हें बराबर कर दो, ठीक है। Yes, ma'am. आया, जिसको ना आया वो बताओ। नहीं आया, मैम आ फोर्सेस। गया। ओके इसे करो।
हुआ थर्ड, बताओ। ये भी इक्विलिब्रियम में ही बनाना है क्या? ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W, एक स्फीयर है जिसका वेट दिया हुआ है, रेडियस 3 मीटर दी हुई है, एक स्ट्रिंग के सहारे उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी लेंथ भी दी हुई है 5 मीटर, और ये एक फ्रिक्शनलेस वॉल है। तो टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में? तो तुम कहोगे कि मैम नीचे तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, करेक्ट mg, हाँ या ना? हेलो, Yes, ma'am. और क्या क्या फोर्स होंगी? टेंशन लग रही है, ये टेंशन हो गई। अगर मैं, ये टेंशन हो गई। अब मैं मान लेती हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, एक सेकेंड, ये लाइन वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन यहाँ वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगी, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल टी कॉस थीटा हो गया, और ये एंगल हो गया क्या? टी साइन थीटा। बोलो, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और क्या क्या मुझे और बताओ। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। इफ these forces are balanced, that means t cos theta should be equal to mg, है ना? ओके क्या मुझे वेट दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है mg, किसके बराबर? w के बराबर। भाई वेट w ही तो है ना? देखो दिया है ना w वेट, तो mg तो हुआ, ये w हो गया। अब देखो ये Yes, ma'am. इस तरीके से दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर्स, और ये रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे इसका? 3 मीटर। 3 मीटर। और ये मेरा इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। आई होप, वेट, मुझे कॉस थीटा निकालना है। अगर ये एंगल थीटा है, देखो मैं नामकरण भी कर देती हूँ, थीटा तो लिखा ही हुआ है ना, ए, ये बी, और देखो ये पूरी लाइन का यहाँ पर सी। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर बनती है, सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हुई, तो दिस इज बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 5 दिया ही हुआ है। तो बेटा ये बेस कितना हो जाएगा? ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। Yes, ma'am. तो कॉस थीटा 4/5, तो क्या लिखोगे? t 4/5 इक्वल्स टू w। तो t इक्वल्स टू 5w/4। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, लेट मी चेक। हाँ यही है, बोलो। यस मैम। मैं आया ना Yes, कैसे ma'am. एंगल वेंगल लेने हैं? भाई आपने इनिशियली एंगल यही तो माना था, थीटा, तो बस इसी एबीसी वाले ट्रायंगल से मैंने कॉस थीटा निकाल लिया। ठीक है, आसान है ना? Yes. हाँ बोलो। Yes, यस, sir. मैं हमने वॉल के साथ वाले एंगल के 90 डिग्री क्यों नहीं माना? कौन से वॉल के एंगल के साथ वाले एंगल को? ये वाला, यस मैम। ये 90 तो है, 90 तो है। मैम फिर तो बेस ये रेडियस नहीं बनेगा जो नीचे है। परपेंडिकुलर ये है, सीबी इज परपेंडिकुलर, तो सीबी तुम्हारे इस वॉल पे परपेंडिकुलर है ना, तो बेस बनेगी ये वाली लाइन। एसी इज योर बेस, समझ रहे हो? देखो तुमने ऐसे लिया है ना कि मेरी ये स्ट्रिंग है, ये ए बी लेंथ की मेरी एक स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है? तुमने ये एंगल थीटा मान लिया ना पहले ही, उसके अकॉर्डिंग तुमने कंपोनेंट्स करे हैं कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा बनेगा।
है ना, और ये रेडियस हो जाएगी मेरी, कितनी है रेडियस, ये 3 मीटर दी हुई है, और ये जो लेंथ है ये 5 मीटर दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 मीटर आ गया। अब मुझे और क्या करना है, मुझे अब देखना ही नहीं, बस ये पता है कि कॉस थीटा निकालना है। अब हमें क्या पता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ये सी भी जो बनेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा। अगर सी भी परपेंडिकुलर दैट मींस बेस क्या बनेगा, एसी, है ना, तो ये फिर बेस बन जाएगा। अगर तुमने कुछ और तरीके से लिया है गलत नहीं होगा आंसर, बस अपने थीटा जो माना है वो सही मानना। ओके पर मैम, थैंक ये यू। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं एंगल के साथ, अगर तुमने किसी और एंगल को थीटा लिया होगा तो कोई और साइड परपेंडिकुलर बन रही होगी, बट ये याद रखना कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3 मीटर, तो बेस ये बचेगा दूसरा, हाइट सबसे जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो cos थीटा क्या आया 4/5, ठीक है। ओके चलो, ये वाला ट्राई कर दो लास्ट। करो, आया कुछ आंसर? MC मैम फोर्थ का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये टेंशन है हमारे पास,
ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, तो यहाँ टेंशन का कौन सा, ये W है, तो C क्या, तुमने थर्ड बोला है, हाँ ठीक है, तो ये अपना T cos थीटा होगा ना, फिर ये T sin थीटा होगा, एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, T cos थीटा, T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, W, और T sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू R। ये तो अच्छा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट तो सी है, ठीक है ना, बढ़िया, क्योंकि इसका ऐड करोगे तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के, डिवाइड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाय डब्ल्यू, तो फोर्थ भी ठीक, डी भी ठीक हो गया, बी भी ठीक हो गया, ए कैसे ठीक हो जाएगा, सारे फोर्सेस को ऐड कर दोगे तो जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ नेट किसके बराबर होगा, जीरो के, है ना, इफ दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन तो एफ नेट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए भी ठीक है, तो गलत कौन सा है, सी, है ना, तो गलत सी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरी बात समझ में आ गई, यस मैम। ठीक है, ओके, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में शायद एनएलएम के और क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, बिकॉज अभी हमने ज्यादा करे नहीं है, ठीक है बेटा, ओके देन, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। बाय बाय। बाय बाय। हाँ, किसी को भी डाउट है पूछ लिया करो, कुछ डाउट वाउट ले आया करो, क्वेश्चन वोश्चन लगा लिया करो। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू मैम।